ऐसे ही डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। आई वाज रिसेंटली बीइंग गोइंग थ्रू अ रिसर्च, उसमें था कि अगर पीआरपी की क्वांटिटी 7x या 10x नहीं है तो पीआरपी के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और जितनी भी स्टडीज जो एनालिसिस किया गया वो सारी 2x या 3x की कंसंट्रेशन पे की गई थी। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है, आप फर्दर कंटिन्यू कीजिए। जी ठीक है। इसमें हमें समझना ये है कि हम जिस बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमें पीआरपी का कौन सा हिस्सा इंजेक्ट करना है। अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने बात की घुटने के दर्द की, तो घुटना जो है या कोई भी जॉइंट जो वेट बेरिंग है, जब उसमें डीजनरेशन होती है तो जो डीजनरेशन है वो उसमें पेन नहीं होगी प्राइमरीली। वहाँ पे जो पेन है वो सेकेंडरी है ड्यू टू सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन, जो सराउंडिंग टिश्यू मसल स्पैज में जाएंगे, गार्डिंग में जाएंगे, बोन्स पर किसी नर्व को या मसल को डैमेज करता है तो वहाँ पे पेन सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन है। तो उसके लिए हमें अगर जोड़ के अंदर इंजेक्ट करना है तो यहाँ पे हमें 7x 5x इंजेक्ट नहीं करना। यहाँ हमें पीआरपी का वो सेगमेंट लेना है जो डीजनरेटिव जो प्रोटीएजेस हैं जिनकी कंसंट्रेशन एज के साथ इंक्रीज करती है और वो साइनोवियोसाइट्स का और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन है, आईजीएफ है और स्ट्रक बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स हैं। तो ये सेगमेंट हमें बफी कोट में नहीं मिलेगा। रादर अगर हम 7x 5x इंजेक्ट करेंगे तो हम डिजास्टर करेंगे। तो यहाँ पे हमें ल्यूकोसाइट पुअर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो सेगमेंट इंजेक्ट करना। उसके बरक्स अगर लिगामेंट मसल टियर है, कोई क्लोज्ड कैविटी नहीं है जहाँ पे डीजनरेशन, तो वहाँ पे हमें ये कंपोजिशन करनी है। तो ये एस्पेक्ट तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों से, पेशेंट से, कि वो ये ज़रूर देखें कि जिन डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं क्या वो बाकायदा रीजनरेटिव मेडिसिन में ट्रेंड भी हैं या नहीं। मैं अभी इसी की तरफ आने वाला था कि दिस इज एक्चुअली कि वन साइज डजंट फिट ऑल। मैं इसी के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या हर पेन मैनेजमेंट फिजिशियन रीजनरेटिव मेडिसिन कर सकता है? क्या इसकी कोई अलग से क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन है? उसके बारे में जरा तफसील निगाह कीजिए। जी देखें, पहले तो ये है कि क्या हर डॉक्टर पेन मैनेजमेंट, मैं इस सवाल को और बिल्कुल ठीक है। देखें, पेन मैनेजमेंट एक सुपर स्पेशलिटी है दुनिया में। हमारे लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिकल साइंस में और बहुत सारी चीज़ों में यूएसए या यूरोप है। अगर हम यूएसए की बात करें तो लोग पहले किसी एक स्पेशलिटी में स्पेशलाइज करते हैं जिसमें एनेस्थीसिया है, ऑर्थोपीडिक्स है, रियूमेटोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, स्पाइन सर्जरी है, 7 स्पेशलिटीज़ है। उसमें जब वो फेलोशिप करते हैं तो उसके बाद उनकी सेकेंड फेलोशिप या ट्रेनिंग होती है पेन मेडिसिन में, जो अलग अनदर 2 years फेलोशिप। उसके बाद दे आर लाइसेंस के। हमारे यहाँ क्या है, माजरत के साथ के हर फिजियोथेरापिस्ट हु इज़ नॉट अ फिजिशियन, जिनका ये है कि जी अभी तो शायद स्कोप आ गया कि एक इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन फिर भी फिजिशियन सुपरविजन में, और वो सारा कि वो अपने नाम के साथ पेन स्पेशलिस्ट और ये सारा कुछ। इसी तरह हर दूसरा शख्स उठता है, घुटने में इंजेक्शन लगा रहा है, स्टीरॉयड लगा रहे हैं, मसल्स में लगा रहे हैं, ट्रिगर पर। दिस इज़ टू सम एक्सटेंट के पेशेंट को अगर नहीं कुछ अवेलेबल तो फ़ायदा देता है। लेकिन अब मेडिकल में पेन मैनेजमेंट की स्पेशलिटी पूरी तरह से ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में सैकड़ों फुली ट्रेंड फिजिशियंस हैं जो इसमें ट्रेंड हैं। और आप इसी तरह के कि कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर उठ के ऑर्थोपीडिक सर्जरी या वो नहीं कर सकता, तो सिमिलरली बाकी स्पेशलिटीज़ के लोग उठ के पेन मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आपको अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ जो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाता है वो पेन मैनेजमेंट के लिए, प्राइमरी जो उनकी कंप्लेन है, अगर 100 मरीज़ विज़िट करता है पूरे दिन में तो 70 की बुनियादी वजह दर्द है। तो हम इतने बड़ा जो चंक है उसकी स्पेशलिटी को कैसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं? तो हमें इस पे एथिकली इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब तक उसके बाद इसकी प्रैक्टिस को अलाउ भी करना चाहिए, और तभी इसमें पेशेंट का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दाऊद। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक मरीज़ जिसकी लेट्स सपोज जैसे हम घुटने की बात कर रहे थे या कमर की सर्जरी की बात कर रहे हैं, अगर पेशेंट की सर्जरी इंडिकेटेड थी, उसकी सर्जरी भी हो गई, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी हो गया, उसके बावजूद भी वो कंप्लेन करता है कि मुझे दर्द में खातर खा अफाका नहीं आ रहा, मुझे अभी भी चलते फिरते सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते दर्द है, तो उसके मुतालिक आप क्या
आगाही देना चाहेंगे लोग? बहुत सारी ये कॉमन कंप्लेंट है लोगों की, और उसमें पेन सेम जो प्रिंसिपल है उसमें जो एक पेन फिजिशियन, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जो कर रहे हैं वो सिर्फ ब्लाइंडली जो है टारगेट नहीं कर रहे होते नर्व्स को। हम जो कर रहे हैं इंटरवेंशनल फ्लोरोस्कोपिक गाइडेड, आप समझ लें आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो एक्सरे के अंदर जाके आप टारगेटेड नर्व्स को टारगेट करते हैं और वहाँ पर डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड हैं। तीसरा फिर हम न्यूरोमॉड्यूलेशन जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, तो उसके साथ पेशेंट का जो पेन का कंपोनेंट वो तो एड्रेस करते हैं। फिर उसके बाद बाकी जो रीजनरेशन और फर्दर फिर स्मार्ट रिहैब की तरफ जाया जाता है, जिससे पेशेंट को फिर लॉन्ग लास्टिंग पेन रिलीफ मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर। आप इस पे कुछ फर्दर? जी, इसमें हमें समझना ये है, अगर मैं घुटने की बात करूं, जो मेरा पिछले 25 से 30 साल का पेन मैनेजमेंट या दर्द के मरीज़ों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, घुटने के अगर 100 मरीज़ मैं देखता हूं और वो आके कहते ये हैं कि जी घुटने में दर्द है, हमने इंजेक्शन भी लगा लिया और कई केसेस में सर्जरी भी होगी लेकिन दर्द को फाका नहीं हुआ, उसमें हमें समझना ये है कि 60 to 70% जो घुटने का दर्द है वो प्राइमरीली घुटने की वजह से नहीं है, वो रेफर्ड पेन है। और घुटने में दर्द कहाँ कहाँ से आ सकता है? कमर से आ सकता है, कूल्हे से आ सकता है, सैक्रोइलियक जॉइंट से आ सकता है, मसल की कोई एंट्रैपमेंट थाई में है वहाँ से आ सकता है। तो जब तक हम पेशेंट को इवेलुएट नहीं करेंगे और ये नहीं समझेंगे, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं 2 सवाल पूछता हूँ अपने मरीज से, और यही चीज़ आप जब फेलोज थे या अभी जो हमारे पास फेलोज हैं उनको कहता हूँ कि जी 2 सवाल पूछें। एक, क्या जब मरीज़ थोड़ी देर बैठने के बाद उठता है चलना मुश्किल है या आसान है? दूसरी चीज़, क्या रात में लेटे हुए दर्द बढ़ता है? ये अगर 2 क्वेश्चंस का जवाब यस है तो दर्द जितना मर्जी है और घुटने में है वो प्राइमरीली घुटने का दर्द नहीं है। देखें, अब समझने की बात यह कि अगर हम बैठे हुए हैं तो कहाँ पे लोड आ रहा है? कमर पे। वहाँ से जो नर्व्स निकल के कमर में जा रही है उन पे दबाव आता है, मसल सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो बोटल नेक इंजरी या कोई बोन स्पार, तो वो रेफर्ड पेन है। तो जब तक हम रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, और अगर मेरा बस चले इन केसेस में तो मैं घुटने को टच भी ना करूं, सिर्फ उनकी बैक और टांगों के मसल्स को अगर हम ट्रीट करें तो मरीज ठीक हो जाता है। इसी तरह जो बात की कि जी इन स्टैट्स ये कहते हैं दुनिया के बेहतरीन सेंटर्स में अगर 100 नी रिप्लेस हों घुटने की दर्द की वजह से तो 30 से 40% लोगों के दर्द में फ़ायदा नहीं होता। तो उसकी वजह क्या है? घुटने की जो अपनी नसें हैं वो नी के बाहर पड़ी हैं, जिनको हम जेनिकुलर नर्व्स कहते हैं। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट भी उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इसलिए वो केसेस बार बार हमारे पास आते हैं। तो हम उनकी जो नसें हैं जेनिकुलर नर्व्स, उनकी न्यूरोमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम सुन कर सकते हैं, और फिर जो मसल स्ट्रक्चर है उनको टोन अप करने के लिए हम हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स को फिजियो रिहैब है और रीजनरेटिव मेडिसिन है, ये सारा कुछ मिलेगा तो तभी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी फंक्शनल स्टेबिलिटी आएगी। सर, आप दोनों से मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टेक द कंप्लीट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट इन पेन? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वजह यह है कि अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, पेशेंट आता है मेरे पास और वो, मेरी जो 99% प्रैक्टिस है, आप सब लोग जानते हैं कि रेफरल प्रैक्टिस है, कि कंसल्टेंट्स डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं या वो मरीज़ जो ठीक हुए होते हैं, और उस मरीज़ के ऑलरेडी साल से तकलीफ़ है तो उसके पास कई MRI होते हैं, और मरीज़ आके बैठता बाद में, पहले MRI पकड़ाता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे L4 L5 का मसला है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है मरीज़ से भी और अपने फिजिशियन से भी कि पहली चीज़ तो ये है कि MRI कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। MRI हम तब कराएंगे जब हमने कोई रेड फ्लैग्स को रूल आउट करना है। अगर हम कमर के रेड फ्लैग्स की बात करें तो कोडाक वेना है, पेशाब खाने का रुकना, मोटर वीकनेस या मोटर ब्लॉक है, या वो इंट्रैक्टेबल पेन जो नहीं ट्रीट हो रही, कोई फ्रैक्चर रूल आउट करना है, कोई आपने मेटास्टेसिस है, कोई कैंसर है, उसको रूल आउट करना है। अगर आप सिंपल एग्जामिन करें, हिस्ट्री लें प्रॉपर कि कब दर्द बढ़ता है, कब कम होता है, किन फैक्टर से बढ़ता है, और सिर्फ 1-आधा मिनट लगाएं और उसके प्रोवोकेटिव टेस्ट कर लें, तो ट्रस्ट मी आपको मरीज के हज़ारों रुपए लगाने और मरीज को कब्र में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि
फिर वही बात करूंगा कि अगर राह चलते दुनिया के किसी मुल्क में हम 100 लोग जो 40-45 से ऊपर हैं उनका MRI कराएं तो उसमें से 60 से 70 के डिस्क हमें डीजनरेटेड और प्रोट्रूडेड मिलेंगे। उनको चाहे जिंदगी में दर्द नहीं हुआ तो MRI को ट्रीट नहीं करना, मरीज को ट्रीट करना है। तो इसके लिए मरीज़ को खुदारा टाइम दें। अगर आप बहुत बिजी हैं अपने एसोसिएट्स को ट्रेन करें कि वो आपके सेट प्रोटोकॉल पे उनकी हिस्ट्री लें, एग्जामिन करें और फिर आप उसको रिकन्फर्म करके फिर ट्रीटमेंट प्लान करें। डॉक्टर, तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे कितने को पेशेंट आए जिन्होंने आपसे कहा कि डॉक्टर साहब आपसे बात करके आपके एग्जामिनेशन के तरीके से वी आर होपफुल कि हम बेहतर हो जाएंगे और हमारी आधी दर्द वैसे ही बेहतर होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने ये एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथी फिजिशियंस के साथ भी, हमारी ऑडियंस के साथ भी, कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना शहजाद साहब ने कहा और बल्कि सर ने एक बात की कि जी ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, कुछ हम हॉस्पिटल में मेरे साथ दूसरे सर्जन हजरात भी, ऑर्थोपेडिक्स भी होते हैं, वो आमतौर पे मरीज़ को टाइम देने की बजाय वो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ज़्यादा हैं। और हमारी खुशकिस्मती रही कि जब मेडिकल स्टूडेंट थे तब भी हमने जिन साथ से सीखा तो वहाँ पे तो 3rd ईयर से शुरू हो जाता है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिर मेरी एक खुशकिस्मती जो मुझे पेन के लिए भी उस्ताद मिले, उन्होंने इसी चीज़ पे फोकस किया। बल्कि मैं ये कहूँगा लोग तो थेराप्यूटिकली वो MRIs करा रहे होते हैं, जिसमें मैं उनको कहता हूँ कि यार ये आप क्यों इतनी सारी रिपोर्टें लेकर आए। जब आप मरीज़ को टाइम देते हैं, उसको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, उसका आधा दर्द तो वैसे ही वो, बल्कि ये बड़ी जनरल कंप्लेंट होती है लोगों की कि जी डॉक्टर टाइम तो देते नहीं है। मरीज वहीं पे काफ़ी ज़्यादा हमको एक तो सेटिस्फेक्शन होती है। आप एक अच्छा पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए यू नीड गुड 20 to 30 मिनट्स, और उसी पे ही आपका बहुत सारा जो लोड है, पेशेंट का बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाता है। और रेडियोलॉजी वाले जो बेचारे वो कर रहे होते हैं और आपके पास बहुत सारी जिस तरह का, तो MRI पे तो कोई ना कोई फाइंडिंग निकल आएगी, लेकिन उसका ज़रूरी है कि वो क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ कोरिलेट कर रही हो, और उसकी वजह से पेशेंट्स आर मोर सेटिस्फाइड। और अल्लाह का शुक्र है कि उनको अफाका हो रहा है तो वो सेटिस्फाइड भी है।